नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। मैं शीतल शर्मा, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आज आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक पुष्प भाग 3 का एक नया अध्याय लेकर, जो कि एक कविता है जिसका शीर्षक है जीवन नहीं मरा करता है और जिसके कवि हैं गोपाल दास नीरज। तो बच्चों, पहले तो हम ये जान लें कि कविता होती क्या है। तो कविता साहित्य का वह रूप है, कविता हिंदी साहित्य का वह रूप है जिसमें मनुष्य जो है अपनी मानवीय भावनाओं, विचारों और कल्पनाओं, अनुभवों को लयबद्ध तरीके से या कलात्मक तरीके से उनको लयबद्ध करके जो व्यक्त किया जाता है उसको कविता कहा जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी एक पाठ में आपको पढ़ाया था, हिंदी साहित्य की दो विधाएं हैं, गद्य और पद्य। अब बच्चों, कविता जो है ये पद्य भाग में आती है। तो कविता क्या है? मानवीय अनुभव, उनकी कल्पनाएं, उनकी भावनाएं जो है उनको जब लयबद्ध तरीके से पद बंद करके उनको व्यक्त किया जाता है तो उसको कविता कहते हैं। तो आज का हमारा पाठ है जीवन नहीं मरा करता है और जिसके कवि हैं कवि गोपाल दास नीरज। तो बच्चों, कविता शुरू करने से पहले मुझे एक बात बताएं, क्या कभी आपने ध्यान से किसी ऐसी चींटियां नीचे चल रही हैं, आप उनको देख रहे हो, वो कितनी मेहनत से अपने शरीर से दुगना भार या बोझ उठाकर लेकर जाती हैं। अगर वो दीवार चढ़ रही है, उससे नहीं चढ़ी जा रही, वो गिरती है, फिर आती है, फिर उठाती है, फिर ऊपर चढ़ती है, जैसा कि हम इस चित्र में हम देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर पहले एक चिड़िया है जो कि घोंसला बना रही है। मानो शाम को आंधी आती है, उसने आधा सा घोंसला बनाया है, उसको अंडे देने के लिए घोंसला तैयार करना है एक सीमित समय में। तो आंधी आती है, उसका घोंसला उड़ जाता है या टूट फूट जाता है, तो क्या करती है चिड़िया? हार मना लेती है, वो बैठ जाती है, हाय अब मैं क्या करूं, मेरा घोंसला तो टूट गया। नहीं बच्चों, वो दोगुने जोश के साथ सुबह फिर उठकर अपना घोंसला तैयार करने में लग जाती है। उसी प्रकार जैसा मैंने आपको पहले उदाहरण दिया, क्या? चींटी का। चींटी जो है वो कितना परिश्रम करती है, कितनी मेहनत करती है, अपने शरीर से दुगने भार को उठाकर अपने बिल में अनाज जमा करती है ना? देखा है कभी? देखना ध्यान से उसको। तो कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि अगर हम किसी कार्य में असफल हो जाते हैं तो हमें उसका बैठकर शोक नहीं मनाना है कि हाय मैं तो हार गया, मैं तो फेल हो गया, या हाय मेरे से तो ये हुआ ही नहीं, अब मैं क्या करूंगा। नहीं, किसी ने कहा भी है, असफलता जो है वो सफलता की पहली सीढ़ी है। अर्थात फेल होना या किसी कार्य में असफल हो जाना वो आपका जीवन भर का असफल होना नहीं है। आपको दुगनी मेहनत के साथ उस कार्य को करने में फिर से जुट जाना चाहिए। तो आज का हमारा जो इस कविता का जो बीच में भाव है वो यही है कि मनुष्य को असफलताओं से हारना नहीं है, बार 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 प्रयास करते रहना चाहिए। तो बच्चों, चलो हम आज की कविता शुरू करते हैं। जीवन नहीं मरा करता है, अर्थात कोई एक जीवन में कोई एक असफलता प्राप्त हो जाने से, या मैं एक आपको एक उदाहरण दूंगी। कई बार परिवार में हमसे कोई सदस्य जो है वो हमारे साथ नहीं रह पाते हैं, वो किसी कारणवश मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो क्या बाकी घर के बाकी सदस्य जीना छोड़ देते हैं बच्चों? नहीं, हम ये नहीं कहते कि वो हम उनको भूल जाएं, वो कभी नहीं भूलते, चाहे वो अपने हो, पड़ोस में रहने वाला कोई हो या कोई और जीव जंतु भी हो, वो कभी भी नहीं भूलते हैं। लेकिन अब ये तो नहीं हो सकता ना कि हम उनकी याद में बैठे रहे और रो रो कर अपना पूरा जीवन जो है वो ऐसे ही व्यतीत कर लें। नहीं, हम फिर उठते हैं,
उनकी यादों को दिल में बसाए हम फिर उठते हैं और हम फिर अपनी जिंदगी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये एक उदाहरण था। यहाँ पर कविता का जो असली शीर्षक है वो क्या है, कविता का भाव क्या है कि कभी भी असफल नहीं होना, असफल हो भी गए हैं तो उसको दिल में नहीं रखना है, असफलता का भाव मन में नहीं रखना है, सफलता के लिए फिर से उठकर प्रयास करना है, जीवन को निराश नहीं होने देना है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं भरा करता है। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, पहले तो हम इसकी सप्रसंग व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक पुष्प भाग 3 के की कविता जीवन नहीं मरा करता है से ली गई हैं, जिनके कवि हैं गोपाल दास जी। तो उनके ये पंक्तियां, इस कविता का भाव ये है, इस कविता में कवि जो है वो कहना चाहते हैं कि हमें कभी भी असफलता को लेकर बैठना नहीं है, सफलता के लिए निरंतर प्रयास करते रहना है। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। जो लोग बैठकर अपनी असफलता का शोक मना रहे हैं, छुप छुप कर आंसू बहा रहे हैं, अपने इन मोती रूपी अश्रुओं को ऐसे ही बहा रहे हैं, कुछ सपनों, अगर तुम्हारे कुछ सपने टूट भी गए हैं तो उनसे जीवन जो है वो मर नहीं जाएगा, वो निरंतर चलता रहेगा। सपना क्या है, नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है उसका जो जागे कच्ची नींद जवानी। अब क्या यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि सपना क्या है, सपना हमारी पलकों पर सोया हुआ, जिस तरह आंख का पानी होता है ना, वो आंखों से टप से नीचे गिर पड़ता है, उसी प्रकार सपना है। अगर वो टूट भी गया है तो उसके लिए आंसू नहीं बहाने हैं। सपना कैसे टूटता है, जैसे कच्ची नींद से जवानी जागती है। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ सपनों के बह जाने से सावन नहीं, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। अब यहाँ पर कवि का क्या अभिप्राय है कि जो तैरा ही नहीं, जो पानी में गया ही नहीं, उसको तैरना कैसे आएगा। ये बहुत अच्छा उदाहरण है बच्चों। तैरना हमेशा एकदम से हमें, तैराकी हम सीख नहीं सकते, पानी में तैरना हम एकदम से नहीं सीखते हैं। जब भी हम पानी में जाते हैं हमें डुबकियां भी लगेंगी, पानी भी हम अंदर पिएंगे, एक दो बार डूबेंगे भी, लेकिन उससे क्या होगा, हम डरकर बाहर तो नहीं आएंगे। अगर हमने ठान लिया है कि हमें तैराकी सीखनी है तो हम डूबेंगे भी, एक दो गोते भी खाएंगे और उसके बाद हम बिल्कुल तैराकी जो है वो सीख जाएंगे। तो यहाँ पर कवि के कहने का क्या अभिप्राय है कि गीली उम्र बनाने वालों, छोटी उम्र में ही अगर कुछ असफलताएं आपको मिली हैं तो उनको लेकर बैठना नहीं है। डूबे बिना नहाने वालों, अब जो पानी में गया ही नहीं होगा तो उसको कैसे पता है कि डूबना कैसे है और तैरकर बाहर कैसे आना है। कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। अगर थोड़ा सा पानी बह भी गया तो क्या हो गया, सावन तो फिर आएगा, पानी फिर से बरसेगा। ठीक है। माला बिखर गई तो क्या, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी की कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर माला टूट गई है, तुम्हारी उम्मीदें जो है वो बिखर गई हैं, खुद ही हल हो गई समस्या, समझ लो तुम्हारी समस्या जो है, तुम्हारी उलझन जो है वो खत्म हो गई है। आंसू गर नीलाम हुए समझो पूरी हुई तपस्या। अगर तुम्हारे आंसू, आंखों से आंसू झड़े हैं तो मान लो कि तुम्हारी जो असफलता तुम्हें प्राप्त हुई है, तुमने उसका मोल चुका दिया है। रूठे दिवस मनाने वालों, जो दिन हमारे बीते दिन जो गए हैं, असफलता को लेकर अगर हम बैठे हुए हैं तो हमें ऐसा नहीं करना है। फटी कमीज सिलवाने वालों, उठो और अपनी फटी हुई कमीज को सिलो। अर्थात इसमें फटी हुई कमीज से क्या है, जो विश्वास, जो साहस तुम में चूर चूर हो गया है कोई एक असफलता प्राप्त होने के बाद, तो उसको फिर से सिलो। अर्थात अपनी हिम्मत को बढ़ाओ, उसको बिखरने मत दो। कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। अगर कुछ देर के लिए
कुछ दीपक आंगन में बुझ भी जाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि फिर से दीपक नहीं जलेंगे। दीपक फिर से जलेंगे, रोशनी फिर से आएगी, अंधेरा फिर से दूर होगा। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। अब बच्चों यहाँ पर पोथी शब्द से क्या अर्थ है? पोथी हो गई किताब, पोथी क्या हो गई? किताब। जिल्द हो गई किताब का बाहर वाला पृष्ठ, अर्थात जिसको हम बोलते हैं कवर, बुक का फ्रंट पेज, किताब का पहला वाला पृष्ठ। ठीक है, कह रहा है खोता यहाँ कुछ भी नहीं है। ये तुम नहीं कह सकते कि आज तुम असफल हो तो कल तुम सफल नहीं होगे। सफलता और असफलता ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, सिर्फ बाहर का कवर चेंज होगा, जिल्द चेंज होगी, बीच में से बुक जो है, किताब जो है वो नहीं बदलेगी। जैसे रात उतार चांदनी, जैसे रात के बाद बच्चों दिन है, दिन के बाद रात है, वैसे ही सफलता और असफलता ये आती जाती रहती हैं। तो यहाँ पर कवि ने क्या उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार आज आप असफल हुए हो तो कल को सफलता भी अवश्य प्राप्त होगी। वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। अब यहाँ पर चंद खिलौने खोने से बचपन नहीं मरा करता है, इस पंक्ति का क्या अर्थ है कि छोटी छोटी हानियां होने से जीवन का मूल आनंद जो है वो खत्म नहीं होता, वो समाप्त नहीं होता है। कह रहा है कि वस्त्र बदल कर आने वालों, वस्त्र, यहाँ पर वस्त्र बदलने का अर्थ क्या है कि अगर आज तुम निराश हो तो उस निराशा को उतार कर फेंको और फिर से आशा का दामन पकड़ो, और जो तुम निराश होकर बैठे हुए हो उस निराशा को आशा में बदलो। और कुछ खिलौने टूट जाने से बचपन नहीं मरा करता, अर्थात छोटी छोटी या एक बार असफल हो जाने से हमें ये नहीं है कि हम आगे सफल होंगे ही नहीं, अर्थात हमें फिर से उठकर प्रयास करना है। लाखों बार गगरियां फूटी, शिकन न आई पनघट पर। अब यहाँ पर गगरियां क्या है बच्चों? वो मिट्टी के घड़े होते हैं ना, शिकन, शिकन होती है जैसे कोई परेशानी या किसी चीज को लेकर परेशान होना। अब पनघट क्या है? पानी भरने का कोई ऐसा स्रोत, जैसे तालाब का किनारा, कुएं का किनारा, कुआं या नदी का किनारा, जहां पर औरतें जो है वो सर पर घड़ा रखकर पानी भरने जाती हैं। कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर, तम की उम्र बढ़ाने वालों, लोग की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करते हैं। तो यहाँ पर कहने का क्या अभिप्राय है कवि का? कवि का अभिप्राय ये है कि जब पानी भरने औरतें सर पर गगरी रखकर पनघट पर जाती हैं, पानी लेने घाटों पर जाती हैं, तो कई बार क्या होता है, कई गगरियां वहां पर फूटी हैं। अब गगरियां अगर मिट्टी की हैं तो वो टूटेंगी ही, कोई गिर कर टूट गई, किसी के हाथ से फिसल गई, तो इससे क्या होगा? क्या वो औरत या वो स्त्रियां फिर से पनघट पर नहीं आएंगी पानी भरने? वो अवश्य आएंगी। वो एक नई उम्मीद लेकर, एक नई नया उत्साह लेकर फिर से पानी लेने उसी पनघट पर आती हैं। कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वही है तट पर। अब बच्चों यहाँ पर तट क्या है? समुद्र का किनारा। तट क्या है? समुद्र का किनारा। अब क्या कह रहा है यहाँ पर कि समुद्र में कई बार किश्तियां डूबती हैं, बड़े बड़े जहाज भी डूबते हैं, लेकिन उससे क्या होगा? हमारे जो तट हैं वो बंद हो जाएंगे। तट अर्थात समुद्र का किनारा, जहां पर आकर किश्तियां या बड़े बड़े जहाज जो हैं वो साइड पर आकर उनको लगाते हैं, जिसको हम इंग्लिश में पोर्ट बोलते हैं। सुना है ना, PORT, पोर्ट। ठीक है, तो तट होता है किनारा। तो कह रहा है कई बार नदियां समुद्र में डूबती हैं, बड़ी बड़ी नदियां जो है उनमें भी कई बार किश्तियां डूबती हैं। तो इससे क्या होता है? क्या वो नदी के किनारे या समुद्र का किनारा वो खाली हो जाएगा, वहां पर लोग नहीं आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। तो तम की उम्र बढ़ाने, अब यहाँ पर तम बचे अंधेरा। अगर तुम निराशा में डूबे हुए रहोगे तो तुम
अपने जीवन को लगातार अंधेरे की तरफ करते जाओगे, निराशा की तरफ ही लेते जाओगे, तुम कभी बाहर उससे नहीं निकल सकते। तो फिर से उत्साह करो, हिम्मत बढ़ाओ और फिर से आगे बढ़ो। लो की आयु घटाने वालों, लो अर्थात रोशनी, उसकी आयु घटाने वालों लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करते। अब जब सावन आया है, ऋतुओं में ऋतुएं जो है वो बदल बदल कर आती हैं, तो जब पतझड़ आता है सारे पत्ते पे जो हमारे फूल हैं ये मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं, लेकिन उससे क्या है हम निराश हो जाएं? नहीं, आज पतझड़ है तो कल फिर से बाहर आएगी, वो उपवन, वो बगीचा फिर से खिल उठेगा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हमें लगातार कोशिश करते रहना चाहिए, निराश नहीं होना है। लूट लिया माली ने उपवन, अब माली ने लूट लिया माली ने उपवन, लूटी ना लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुकड़ों की नाराजगी से दर्पण नहीं मरा करते। अब देखो कह रहा है कि अगर माली ने मानो बाग से सारे फूल या फल तोड़ लिए हैं तो उससे क्या होगा? फूल उसने तोड़ लिए हैं, लेकिन जो फूलों की खुशबू है उसको तो नहीं ले जा सकता ना चुरा कर, वो तो वहीं रहेगी। तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद हो, अब तूफान आने पर खिड़की बंद होती है, खुलती है, लेकिन क्या धूल को अंदर आने से हम रोक सकते हैं? नहीं, धूल तो आएगी अंदर, है ना, उसको, उसके लिए तो छोटा सा सुराख ही बहुत है। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों। अब नफरत क्या है? किसी के प्रति ईर्ष्या भाव रखना, किसी के प्रति द्वेष रखना, ऐसी भावनाएं रखने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, अर्थात सबका मजाक उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजगी। अगर कुछ लोग आपसे नाराज हो भी गए हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि शीशा जो है वो टूट जाएगा, नहीं। अर्थात यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि कुछ लोग जो हैं, अगर वो आपको प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं, आपको लगातार यही टॉन्ट कर रहे हैं या आपको लगातार यही बोल रहे हैं कि हाँ तुम असफल हो गए, तुम हार गए, तुम फेल हो गए, इस तरह के, तो इससे क्या होगा? अगर तुम निराशा में डूबते जाओगे तो तुम्हारा जीवन भी निराशा की तरफ ही जाएगा, किंतु ऐसा नहीं करना है। हमें अपने जीवन को रोशनी की तरफ लेके जाना है, अंधेरे की तरफ लेकर नहीं जाना है, ठीक है। तो गोपाल दास ने, बच्चों ये कविता थी जो हमें ये सिखाती है कि हमें निराश नहीं होना है और लगातार प्रयास करते रहना है। तो ये कविता थी, इसके कुछ कठिन शब्द हैं: नयन, आंख, सेज, बिस्तर, बिछावन, अश्रु, आंसू, व्यर्थ, अर्थहीन, अनावश्यक, शिकन, सिलवटें, सिकुड़न, पनकट, पानी भरने का घाट, वह घाट जहां लोग पानी भरते हैं, ठीक है। तो ये थे कठिन शब्द। अब हम इस कविता का सारांश जो है वो पढ़ते हैं, जिससे आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ जाएगी। कविता जीवन नहीं मरा करता है, यहाँ पर बच्चों है भी है, जीवन नहीं मरा करता है। गोपाल दास नीरज। सारांश क्या है? इस कविता में कवि बताते हैं कि जीवन कभी समाप्त नहीं होता, मनुष्य का शरीर नश्वर, नश्वर क्या होता है बच्चों? जिसको नष्ट होना ही है, जो आज है तो कल नहीं है, लेकिन उसके अच्छे कर्म, विचार और आदर्श सदैव जीवित रहते हैं। सुख दुख, हार जीत और जन्म मृत्यु जीवन का स्वाभाविक क्रम है। कठिनाइयों और निराशाओं के बीच भी मनुष्य को आशा और साहस बनाए रखना चाहिए। तो ये इस कविता का सारांश है। आशा है कि ये कविता आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कवि का संदेश है, अब कवि क्या संदेश दे रहे हैं कि जीवन एक निरंतर प्रवाह है, अर्थात जीवन चलता ही रहता है, मृत्यु केवल शरीर का अंत है। जीवन की भावना और मानवता कभी नहीं मरती, इसलिए व्यक्ति को निराश हुए बिना अच्छे कार्य करते रहना चाहिए और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण अर्थात अपनी
सोच को अच्छा रखना है, जीवन के प्रति जो हमारी सोच है उसको अच्छा रखना है। इंग्लिश में इसको बोलें तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको समझ में आए। सकारात्मक दृष्टिकोण अर्थात आपकी पॉजिटिव जो पॉजिटिव आपकी नजर है वो जीवन के प्रति आपका पॉजिटिव दृष्टिकोण होना चाहिए कि हमारा जो जीवन है वो अच्छा है, हम इसको और अच्छा बनाएंगे। अगर हम असफल हुए भी हैं तो हम पुनः उठकर पूरे और उत्साह के साथ इसको अच्छा बनाने का प्रयत्न करेंगे। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कविता, जीवन जीवन नहीं मरा करता है। तो आशा है कि ये कविता आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो अब आपके लिए गृह कार्य क्या है? आपके लिए गृह कार्य है कि हमें दुख और विपत्ति में घबराना नहीं चाहिए, या हमें दुख और विपत्ति में घबराना नहीं चाहिए। इस पंक्ति पर आपने एक छोटा सा निबंध या लेख ये आपको लिखना है। ठीक है, हमें विपत्ति में घबराना नहीं चाहिए। ये आपने लेख जो है अपनी होमवर्क वाली, अपनी गृह कार्य वाली कॉपी पर लिखना है। तो बच्चों, इसी के साथ मैं शीतल शर्मा लेती हूँ आपसे आज्ञा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।